कहानी की शुरुआत होती है लॉस एंजलिस की रात से, जहां कभी खामोशी नहीं होती। ये शहर एक ऐसी मशीन है जो कभी बंद नहीं होता। नियन लाइट्स की लाल और नीली रोशनी सड़कों पर बिछे बारिश के पानी में ऐसे घुलती है जैसे किसी सस्ते बार में सस्ती शराब। इन चमकती सड़कों पर रफ्तार पकड़ती महंगी गाड़ियों का शोर एक अजीब सा बेसुर संगीत पैदा करता है। इस भीड़ में हर कोई कुछ ना कुछ ढूंढ रहा है। कुछ लोग पैसा, कुछ लोग शहरत और कुछ लोग सिर्फ खुद को ही ढूंढ रहे हैं। इस भीड़ भाड़ वाले शहर में जिम बेनेट एक ऐसी शख्सियत है जो भीड़ का हिस्सा होते हुए भी सबसे अलग है। वो एक एलाइट यूनिवर्सिटी में लिटरेचर का प्रोफेसर है। जब वो क्लासरूम में दाखिल होता है तो उसके जूतों की आवाज फर्श पर गूंजती है, एक ऐसी आवाज जो स्टूडेंट्स की बातों को पल भर में खत्म कर देती है। उसका सूट टेलर का सिला है और हर सिलाई परफेक्ट है, और उसकी घड़ी की कीमत किसी मिडिल क्लास इंसान की साल भर की कमाई से ज्यादा है। लेकिन अगर आप जिम की आंखों में देखेंगे तो वहां आपको अमीरी का गर्व नहीं बल्कि एक गहरा वैराग दिखाई देगा। जिम उन लोगों में से नहीं है जो जिंदगी से डरते हैं, वो उन लोगों में से है जो जिंदगी को हर पल चैलेंज करते हैं और कहते हैं कि आ देखें तू मुझे कितना और तोड़ सकती है। उसके लिए अमीरी एक बोझ है, एक ऐसी विरासत जो उसने मांगी नहीं थी पर उसे मिली है। वो उस पवित्र शून्य यानी जीरो की तलाश में है, जहां पहुंचकर इंसान को ना कुछ खोने का डर होता है ना ही कुछ पाने की चाहत। एक दोपहर जिम अपनी क्लास में पहुंचता है और उसके सामने 50-60 स्टूडेंट्स बैठे हैं जिन्हें लग रहा है कि वह आज शेक्सपियर हेमलेट के बारे में सीखने आए हैं। लेकिन जिम का मूड आज कुछ और ही है। उसने पोडियम पर खड़े होकर अपनी महंगी घड़ी उतारी और टेबल पर रख दी। फिर उसने चौक उठाई और ब्लैक बोर्ड पर एक बड़ा सा जीरो बनाया और सबसे बोला, तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ क्यों हो? जिम ने एक स्टूडेंट की तरफ इशारा करते हुए कहा जो थोड़ा घबराया हुआ है और कहता है कि जीनियस बनना कोई चॉइस नहीं होती। या तो तुम जीनियस हो या फिर तुम उस भीड़ की तरह हो जो बस जीने के लिए अपना गुजारा कर रहे हैं। अगर तुम बीच में हो तो तुम्हारी जिंदगी का कोई मोल नहीं है। या तो तुम 100% हो या फिर 0। बीच का रास्ता सिर्फ उन लोगों के लिए होता है जो डर डर कर जीते हैं। यह सुनकर क्लासरूम में एक भारी सन्नाटा छा गया। जिम की बातों में एक कड़वी सरचाहट थी जो चुभती है, लेकिन हर शब्द 100% सच है। उसने एक स्टार बास्केटबॉल प्लेयर डेस्टर की तरफ देखा और कहा, तुम्हें क्या लगता है तुम NBA में जा पाओगे? तुम्हारे पास टैलेंट है, पर क्या वो पागलपन है? क्या तुम अपना सब कुछ एक शॉट पर लगा सकते हो? अगर नहीं तो तुम सिर्फ एक लंबे आदमी हो जो सिर्फ बॉल फेंकना जानता है। दरअसल जिम खुद इसी ऑल और नथिंग के फलसफे पर जी रहा है, या तो सब कुछ या फिर कुछ भी नहीं। दरअसल जिम के लिए सेफ खेलना एक गाली की तरह है। वो चाहता है कि उसके स्टूडेंट्स भी वही आग महसूस करें, पर वो मासूम बच्चे जो अभी असल जिंदगी से अनजान हैं, वो जिम के दिमाग की अंधेरे की गहराई नहीं समझ सकते। लेकिन जब रात को सारा शहर सो जाता है तब जिम की असली जिंदगी शुरू होती है। वो यूनिवर्सिटी के घुटन वाले माहौल से निकलकर मिस्टर ली के अंडरग्राउंड कसीनो में जाता है। ये जगह लॉस एंजलिस की एक अंधेरी गली में है जहां लाइट्स इतनी तेज होती हैं कि आपको वक्त का पता ही ना चले। वहां ना खिड़कियां हैं ना घड़ियां, सिर्फ कार्ड्स की फड़फड़ाहट और रोलेट के पहिए की घूंघट की आवाज। यहाँ जिम के लिए कसीनो का टेबल एक बैटल फील्ड है। जब डीलर कार्ड बांटता है तब जिम को पैसों की चिंता नहीं होती, बल्कि चिंता होती है उस पल की जब उसका सब कुछ दांव पर लगा हो और उसका दिल सीने से बाहर आने वाला होता है। तब उसे महसूस होता है कि वह जिंदा है। उसका एक ही उसूल है, जब तक तुम्हारे पास खोने के लिए एक भी डॉलर बचा है तब तक तुम आजाद नहीं हो। असल जिंदगी तब मिलती है जब तुम बिल्कुल सब कुछ हार जाओ और पूरी तरह नंगे खड़े हो जाओ। उस रात उसने अपनी माँ से लिए हुए $10,000 ब्लैक जैक पर लगा दिए। डीलर ने पूछा, सर क्या आप रुकना चाहेंगे? जिम ने मुस्कुराते हुए कहा, तब तक नहीं जब तक सब कुछ धुआं ना हो जाए। और वही हुआ। अगले ही कार्ड पर जिम सब कुछ हार गया, पर उसके चेहरे पर दुख की एक शिकन नहीं थी, बल्कि एक अजीब सा सुकून है। अब जिम की जिंदगी का रुख तब बदला जब उसे हॉस्पिटल से फोन आता है। उसके दादाजी एड बेनेट मौत के करीब हैं, और यह एड बेनेट कोई आम आदमी नहीं है। वो लॉस एंजलिस के सबसे बड़े बिल्डर्स में से एक हैं। उन्होंने खाली जमीन से एक एम्पायर खड़ा किया है, पर उनकी औलादें उनके लिए सिर्फ एक निराशा है। अब जिम हॉस्पिटल के प्राइवेट सूट में दाखिल होता है। हवा में दवाइयां और मौत से भरी बे आ रही है। एड बेनेट हॉस्पिटल में ऑक्सीजन मास्क के साथ लेटे हुए हैं, लेकिन उनकी आंखों में अभी भी वही पुरानी चमक और थोड़ा गुस्सा बाकी है। तो मेरा नालायक नवाज आया है, एड बेनेट ने कमजोर आवाज में कहा। जिम, मैंने सुना है तुमने पिछले महीने फिर से लाखों डॉलर हारे हैं। लोग कहते हैं कि तुम पागल हो। जिम खामोश खड़ा है, उसके चेहरे पर कोई दुख नहीं है। जिम ने कहा, मैं वह हारा नहीं हूँ दादाजी, मैंने उन्हें कुर्बान किया है ताकि मैं देख सकूं कि उन पैसों के बिना मैं कौन हूँ। इस बात पर एड बेनेट हंसते हैं, फिर उन्हें खांसी आती है। फिर कहते हैं,
कुर्बान, तुम बेवकूफ हो क्या? मैंने ये पूरा एम्पायर इसीलिए नहीं बनाया है कि तुम उसे किसी सस्ते से टेबल पर फेंक दो। इसीलिए मैंने अपनी विरासत बदल दी है। तुम्हें उस विरासत में से एक कौड़ी भी नहीं मिलेगी। मेरी सारी जायदाद गरीबों में बांट दी जाएगी और मैं चाहता हूँ कि तुम सड़क पर आ जाओ। मैं देखना चाहता हूँ कि जब तुम्हारे पास बेनेट नाम का सहारा नहीं होगा तब तुम क्या करोगे। जिम ने सिर्फ सर हिलाया। उसे लग रहा है कि जैसे उसके सर से बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। अब जिम कहता है, शुक्रिया दादाजी, आपने मुझे आजाद कर दिया। उस रात जब एड बेनेट की मौत हुई तब जिम ने शोक नहीं मनाया। वो सीधा कसीनो पहुंच गया क्योंकि अब उसके पास खोने को सच में कुछ नहीं बचा है। मिस्टर ली एक कोरियन अमेरिकन आदमी है जो हमेशा सिल्क सूट पहनता है और जिसकी आंखें हर वक्त टेबल पर घूमती रहती हैं, जैसे वह कार्ड्स नहीं लोगों की रूह पढ़ रहा हो। जिम जब काउंटर पर पहुंचा तो कैशियर ने उसे अजीब सी नजर से देखा और उसने ठंडे लहजे में कहा कि प्रोफेसर, आपका पिछला हिसाब अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। $2400 जिम ने बिना किसी भावना के कहा। मुझे याद है दोस्त, उसने अपनी जेब से $100 निकाले। ये उसकी महीने की आखिरी सैलरी है। जिम काउंटर से चिप्स लेता है और ब्लैक जैक टेबल पर बैठ जाता है। उसके साइड में एक मोटा आदमी है जो लगातार हार रहा है और पसीने में लथपथ है। जिम ने पहली बैट लगाई $10,000 एक साथ। डीलर कार्ड्स बांटता है। जिम के पास 19 कार्ड्स आए हैं और डीलर के पास 58। जिम पहला राउंड जीत जाता है जिसमें उसे $2,000 मिले हैं। उसने फिर से सारे पैसे लगा दिए। $100,000, $8,000, $1,600 लोग उसके टेबल के पास जमा होने लगे। जिम का चेहरा पत्थर जैसा है। उसे बिल्कुल भी पसीना नहीं आ रहा। वो उस नशे में है जहां डर खत्म हो जाता है। जब डीलर ने पूछा, सर क्या आप रुकना चाहेंगे? जिम ने उसकी आंखों में देखा और कहा, डील। उसने सारा पैसा डबल और नथिंग पर लगा दिया। पूरे कसीनो में सन्नाटा छा गया। कार्ड खुला और जिम हार गया। एक ही पल में $1,600 धुआं हो गए। जिम उठा, अपना कोट ठीक किया और चलने लगा। रुकिए प्रोफेसर, एक ठंडी आवाज आई। ये है मिस्टर ली। मिस्टर ली ने जिम को अपने ऑफिस बुलाया जहां एक बड़ा सा एक्वेरियम है जिसमें एक छोटी शार्क तैर रही है। मिस्टर ली जिम से कहता है, देखो तुम मेरे पुराने ग्राहक हो, इसीलिए मैं तुम्हारे हाथ पैर नहीं तोड़ रहा, पर याद रखना मैं एक बिजनेसमैन हूँ। तुम्हें 7 दिन देता हूँ। अगर 7 दिन में मेरा पैसा नहीं मिला तो मैं तुम्हारे कॉलेज आऊंगा और सबके सामने तुम्हारी नंगी सच्चाई बताऊंगा। अब जिम को यह अच्छे से पता है कि मिस्टर ली का पैसा लौटाने के लिए उसे और पैसे चाहिए। उसके हिसाब से और पैसा कहाँ मिलता है? एक और जुए में। जिम सीधा निवाइल के पास जाता है। दरअसल निवाइल शहर का एक खतरनाक लोन शार्क है जो कर्ज देने के बाद इंसान की हिचकियां तक गिन लेता है। निवाइल एक पुराने वेयर हाउस में बैठा है जहां मुर्गों की लड़ाई होती है। ओहो प्रोफेसर बेनेट, निवाइल ने हंसते हुए कहा। उसके दांत पीले हैं और मुंह से तंबाकू की बदबू आ रही है। और कहा, यूनिवर्सिटी में पैसा कम पड़ गया क्या जो यहाँ चले आए? जिम ने सीधे कहा, मुझे $100 चाहिए। निवाइल ने अपनी सिगार बुझाई और चौंकते हुए कहा, $100 जिम, तुम पर पहले से ही ली का कर्जा है और मेरी शर्तें बहुत सख्त हैं। 20% ब्याज हर दिन का। अगर तुमने मंडे तक नहीं दिया तो मैं तुम्हारे घर की एक एक चीज बेच दूंगा और तुम्हारे उन प्यारे स्टूडेंट्स को बताऊंगा कि उनका प्रोफेसर एक भिखारी है। जिम बिना सोचे समझे पेपर पर साइन कर देता है। निवाइल ने उसे $16 कैश का एक बैग दिया और कहा, याद रखना जिम, ये पैसा नहीं है, ये तुम्हारी अर्थी का सामान है। अगर तुमने इसे नहीं लौटाया तो वह तुम्हारी जिंदगी का सबसे खतरनाक मंजर होगा। जिम वहां से निकल जाता है पर वह घर नहीं जाता। वह सीधा एक और अंडरग्राउंड का सीन हो जाता है। जिम अब अपने पागलपन की हद तक पहुंच चुका है। रात के 4 स्वर बज चुके हैं और अब जिम के पास फिर से कुछ नहीं बचा। अब वह सड़क पर एक भिखारी की तरह खड़ा है। बारिश शुरू हो चुकी है और उसकी जेब में एक भी चिल्लर नहीं बची। जिम अगली सुबह यूनिवर्सिटी पहुंचता है। बारिश की वजह से उसका सूट गीला है और उसकी आंखों में नींद की बजाय एक अजीब सी मौत जैसी ठंडक है। वो क्लासरूम में दाखिल होता है। वहीं एक लड़की बैठी है, एमी फिलिप्स। एमी शांत रहती है और हमेशा पीछे बैठती है, पर उसकी लिखाई में एक ऐसी धार है जो जिम को पसंद है। जिम ने पोडियम पर खड़े होकर कहा, एमी खड़े हो जाओ, और उससे कहता है, तुम्हारे पास बहुत टैलेंट है। मैंने तुम्हारे असाइनमेंट्स पढ़े हैं। तुम उन लोगों में से हो जो जीनियस की कैटेगरी में आते हैं, लेकिन जीनियस होना एक बहुत बड़ी सजा है। तुम्हें कभी सुकून नहीं मिलेगा जब तक कि तुम परफेक्शन ना पालो हर उस चीज में जो तुम करना चाहती हो। क्लास खत्म होने के बाद एमी जिम के पास आती है और पूछती है, प्रोफेसर क्या आप ठीक हैं? आपकी आंखें वो बहुत थकी हुई लग रही हैं। जिम ने एक फीकी सी मुस्कुराहट दी और कहा, एमी, दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक वो जो जीने के लिए खेलते हैं और एक वो जो खेलने के लिए जीते हैं। मैं दूसरी कैटेगरी में आता हूँ। यहाँ जिम को एहसास होता है कि वह अब तक सिर्फ अपनी जिंदगी के साथ खेल रहा था, पर अब वो एक ऐसे रास्ते पर है जहाँ वो दूसरों को भी नीचे खींच सकता है। अब हम देखते हैं कि जिम को एहसास होता है कि उसका कर्ज चुकाने का बस अब एक ही रास्ता है। उसकी माँ
रॉबर्टा बेनेट एक बहुत ही शानदार बंगलों में रहती हैं। वो शहर की हाई सोसाइटी का हिस्सा हैं। जब जिम अपनी माँ के पास पहुंचता है तो रॉबर्टा गार्डन में बैठी चाय पी रही हैं और पूछती है, तुम यहाँ क्यों आए हो जिम? मैंने सुना है तुम्हारे दादाजी ने तुम्हें वसीयत से निकाल दिया है। जिम बिना दूसरी बात किए अपनी माँ से सीधे कहता है, माँ मुझे पैसों की जरूरत है, 3 लाख हार चाहिए। रॉबर्टा उठी और उसके पास आती है। रॉबर्टा के चेहरे पर गुस्सा और दुख दोनों साफ दिख रहे हैं और कहती है, पैसा फिर से जिम, मैंने तुम्हें और तुम्हारे बाप को इस गैम्बलिंग की आग में जलते हुए देखा है। मैं तुम्हें मरता हुआ नहीं देख सकती जिम, पर मैं तुम्हें बर्बाद होता हुआ भी नहीं देख सकती। आखिर में एक माँ का दिल पिघल जाता है। वो जिम को बैंक लेकर जाती है और अपनी सेविंग से $600 निकाले और कैश का बैग जिम के हाथ में देती है। उनकी आंखों में आंसू हैं और कहती है, ये आखिरी बार है जिम, इसके बाद अगर तुम मर भी रहे हो तो मेरे पास मत आना। जिम ने वह बैग लिया और बिना पीछे देखे निकल गया, पर उसके दिमाग में अभी भी वही पुरानी धुन सवार है, कैसे इन पैसों को $6 लाख बनाया जाए। जिम बेनेट के पास अब अपनी माँ से लिए हुए $2,600 हैं। किसी भी समझदार इंसान के लिए यह रकम काफी है मिस्टर ली का कर्ज चुकाने के लिए, लेकिन जिम समझदार तो बिल्कुल नहीं है। उसके लिए यह पैसा मौत से बचने का जरिया नहीं बल्कि एक नया दांव खेलने का टिकट है। अब जिम सीधा जाता है फ्रैंक के पास। फ्रैंक शहर का सबसे बड़ा और सबसे दिमागदार लोन शार्क है। वो निवाइल जैसा गुंडा नहीं है जो लोगों की हड्डियां तोड़ना जानता है। फ्रैंक एक थिंकर है जो लोगों के दिमाग से खेलता है। जब जिम उससे मिलने पहुंचता है तब फ्रैंक एक लोकल जिम में हैवी वेट लिफ्टिंग कर रहा होता है। उसका शरीर लोहे जैसा सख्त है और उसकी बातें तलवार की धार जैसी तेज। और प्रोफेसर बेनेट फ्रैंक ने पसीना पूछते हुए कहा और मुस्कुराया, मैंने तुम्हारे बारे में सुना है, लोग कहते हैं कि तुम हारने के लिए खेलते हो, क्या ये सच है? जिम ने बिना कोई सवाल जवाब के फ्रैंक से सीधा कहा, मुझे $1 लाख चाहिए। फ्रैंक रुक गया। उसने जिम को अपने पास बुलाया और एक ऐसी बात कही जो जिम के दिमाग को खल गई। देखो जिम, हर आदमी को इतना पैसा कमा लेना चाहिए कि वो किसी भी इंसान को भाड़ में जाओ बोल सके। उससे मैं कहता हूँ, भाड़ में जाओ पोजीशन। अगर तुम्हारे पास घर है, गाड़ी है और बैंक में इतना पैसा है कि तुम अगले 20 साल तक बिना काम किए जी सको तो तुम आजाद हो। लेकिन तुम तो शून्य पर खड़े हो मेरी जान। मैं तुम्हें पैसे दे सकता हूँ, पर मेरी एक शर्त है, अगर तुमने मेरा पैसा नहीं लौटाया तो मैं तुम्हारी माँ को नहीं छोड़ूंगा। मैं उनका वो शानदार घर जला दूंगा। क्या तुम यह रिस्क लेने के लिए तैयार हो? जिम ने बिना किसी झिझक के हाँ कह दिया। जिम के लिए अब रिश्ते, जज्बात और डर सब धुआं हो चुके हैं। अब जिम फिर से कसीनो में जाता है, लेकिन किस्मत ने जिम का साथ नहीं दिया। उसने फ्रैंक और अपनी माँ का पैसा एक ही रात में एक अंडरग्राउंड कसीनो टेबल पर गवा दिया। अब जिम वाकई में नंगा खड़ा है, लेकिन अकड़ अभी भी बाकी है। मंडे की सुबह यूनिवर्सिटी जाते समय निवाइल के गुंडे जिम को उठा लेते हैं और एक फैक्ट्री में ले जाते हैं। निवाइल गुस्से में होता है और कहता है, जिम तुमने मेरा वक्त बर्बाद किया है। मुझे लगा तुम अमीर बाप के बिगड़े हुए बेटे हो, पर तुम तो बिल्कुल खाली और नालायक भी निकले। अब मुझे तुमसे पैसा नहीं चाहिए, मुझे एक काम चाहिए, निवाइल ने जिम को बताया। वो चाहता है कि जिम अपने स्टूडेंट डेस्टर को मनाए, जो कि यूनिवर्सिटी का स्टार बास्केटबॉल प्लेयर है। वो कहता है, अगला मैच बहुत बड़ा है और बैटिंग मार्केट में हजारों करोड़ लगे हैं। मैं चाहता हूं कि डेस्टर वो मैच फिक्स करें। अगर वह 7 पॉइंट से ज्यादा नहीं बनाता तो मैं हजारों करोड़ कमा सकता हूं। अगर तुमने ये कर दिया तो तुम्हारा और मेरा हिसाब बराबर हो जाएगा। उसके बाद मैं तुमसे एक भी पैसा नहीं लूंगा। लेकिन जिम साफ मना कर देता है और कहता है कि मैं एक बच्चे की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। अब निवाइल ने एक फोन निकाला और जिम को कुछ फोटो दिखाई। वो फोटो एमी फिलिप्स की होती हैं। एमी लाइब्रेरी से निकल रही है और अपने घर जा रही है। निवाइल के गुंडे उसके पीछे पड़े हैं। अब निवाइल कहता है कि अगर कल सुबह तक डेस्टर ने डील के लिए हाँ नहीं कहा तो एमी का चेहरा तुम कभी नहीं पहचान पाओगे। ये निवाइल ने बिल्कुल शांत और ठंडे दिमाग से कहा, और यह सुनते ही जिम के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो अब तक सिर्फ अपनी जिंदगी के साथ खेल रहा था, पर अब उसने उन लोगों को खतरे में डाल दिया जो उसकी वाकई परवाह करते हैं। इतना सब होने के बाद अब जिम सीधा स्टेडियम जाता है जहां डेक्सर प्रैक्टिस कर रहा है और डेक्सर को NBA स्काउट्स देख रहे होते हैं जहां उसका भविष्य चमक रहा है। जिम डेक्सर को अपने पास बुलाता है, लेकिन डेक्सर की आंखों में अपने प्रोफेसर के लिए बहुत ज्यादा इज्जत है। जिम ने धीमी आवाज में कहा, डेक्सर इधर आओ, मुझे तुमसे एक चीज मांगनी है जो तुम्हारी रूह तोड़ सकती है, लेकिन अगर तुमने नहीं किया तो एमी ही मारी जाएगी और मैं भी मजबूर हूँ। जिम ने उसे मैच फिक्सिंग के बारे में बताया। ये सुनते ही डेक्सर टूट जाता है और काफी परेशान होता है। डेक्सर कहता है, प्रोफेसर मैं ये नहीं कर सकता, मेरी पूरी मेहनत खत्म हो जाएगी, ये मेरी जिंदगी का सवाल है। जिम उसे काफी समझाता है कि तुम्हें सिर्फ पॉइंट स्प्रेड मेंटेन करना है, जितना तुम्हें ही है।
पर 7 पॉइंट से ज्यादा मार्जिन से नहीं। जिम डेस्टर को ढेर सारा पैसा भी देता है और कहता है कि इसे मैच पर बैट लगा देना, जीतोगे तो तुम ही साथ में कुछ पैसा भी कमा लोगे। अब मैच शुरू हो जाता है और स्टेडियम बेशुमार भरा हुआ है। जिम स्टेडियम के सबसे ऊपर वाले स्टैंड में अकेला बैठ जाता है। उसके हाथ में एक पुरानी किताब होती है, पर उसका सारा ध्यान नीचे कोर्ट पर है। डेस्टर शुरुआत में बहुत बुरा खेल रहा होता है। ये देखकर निवाइल मुस्कुराता है, लेकिन अचानक डेस्टर ने ऐसी स्पीड पकड़ी कि मार्जिन 7 पॉइंट तक पहुंच गया और देखते ही देखते निवाइल का चेहरा लाल हो जाता है। उसने जिम की तरफ देखा और मौत का इशारा किया। अब मैच खत्म होने में सिर्फ आखिरी 30 मिनट बाकी हैं। डेस्टर के पास बॉल है। उसने स्कोर नहीं किया है ताकि मार्जिन 7 से कम रहे। डेस्टर ने बास्केट की तरफ जंप किया। सबको लगा कि वो डंक करेगा, पर उसने बॉल को रिंग से टकराकर बाहर निकाल दिया। सायरन बजा और मैच खत्म हो जाता है। लेस्टर की टीम जीत जाती है, लेकिन मार्जिन 7 पॉइंट से कम रहता है। इसी के साथ निवाइल अपना मैच फिक्सिंग जीत जाता है और एमी भी अब बिल्कुल सेफ है। अब मैच फिक्सिंग से निवाइल का कर्ज तो चूक जाता है, लेकिन मिस्टर ली और फ्रैंक अभी भी अपने पैसों का इंतजार कर रहे हैं। जिम के पास अब वो पैसे हैं जो उसने मैच फिक्सिंग के जरिए कमाए हैं। वो सीधा एक हाइस्ट अंडरग्राउंड कसीनो जाता है, और यह कोई आम कसीनो नहीं है। यहाँ मौत और जिंदगी का फैसला सिर्फ एक पहिया करता है। अब जिम रोलेट के टेबल पर जाता है। उसके बैग में लगभग 5 और लाख लाना है। जिम ने कहा एवरीथिंग ऑन ब्लैक, यानी पूरे 5 लाख जिम ने ब्लैक कलर पर लगा दिए। लोगों की सांसें रुक जाती हैं। डीलर ने पहिया घुमाया और बॉल की क्लिक क्लिक आवाज पूरे कमरे में गूंज रही है। जिम ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसे लग रहा है कि वह एक गहरी खाई में गिर रहा है। बॉल धीरे हुई, वह एक कंचे से दूसरे कंचे में कूद रही है। तभी डीलर चिल्लाया, ब्लैक 22 और जिम जीत गया। उसके पास अब इतना पैसा है कि वह सबका कर्ज चुका सकता है। लेकिन उसने क्या किया? उसने सारा पैसा वहीं छोड़ दिया और सिर्फ उतना पैसा उठाया जितना उसे मिस्टर ली और फ्रैंक का कर्ज चुकाना है। उसके लिए कभी पैसा मंजिल था ही नहीं, बल्कि उसकी मंजिल है उस खतरे से बाहर निकलना जहां लोगों को अपनी कमाई हुई दौलत को खोने का डर नहीं होता। अब रात के 3 बजे हैं और जिम फ्रैंक के घर पहुंचता है। जिम पैसों से भरा बैग उसके कदमों में फेंक देता है। ये लो तुम्हारा पैसा। फ्रैंक, सूद समेत है, रख लो। फ्रैंक मुस्कुराकर कहता है, तुम्हें मेरे साथ काम करना चाहिए जिम। जिम कहता है, नहीं फ्रैंक, मैं अब आजाद हूँ। मैं अब और इस चक्रव्यूह में नहीं रह सकता। जिम वहां से निकलकर सुबह की सूरज की रोशनी में सड़क पर भागने लगता है। उसने अपना महंगा कोट उतार कर फेंक दिया, अपनी टाई खोल दी और वो इतना तेज भाग रहा है जैसे वो अपने पुराने गुनाहों से दूर जा रहा हो। वो एमी के घर के बाहर जाकर रुक जाता है और दरवाजा खटखटाता है। एमी ने दरवाजा खोला और देखती है कि जिम थका हुआ है, पर उसकी आंखों में अब वह खालीपन नहीं है। वो बिल्कुल आजाद है। प्रोफेसर जिम ने सिर्फ एक मुस्कुराहट दी और कहा, अब मैं प्रोफेसर नहीं हूँ एमी, अब मैं बस एक इंसान हूँ। जिम बेनेट ने अपना सब कुछ खोया, परिवार, इज्जत, पैसा, पर जिम ने उस मौत के खेल में खुद को पा लिया। वो अब दागलर नहीं रहा। वो एक नई मंजिल ढूंढ चुका है जहां उसे कुछ न खोने का डर है और ना ही कुछ पाने की चाहत। जिम बेनेट की कहानी हमें सिखाती है कि कभी कभी खुद को बनाने के लिए खुद को पूरी तरह तोड़ना जरूरी होता है। उसने किस्मत को चुनौती दी और अंत में दिखा दिया कि असली जीत पैसों में नहीं, बल्कि उन बेड़ियों को तोड़ने में है जो हमें हमारे अतीत से बांधती हैं। तो मेरे प्रियजनों, अब आपकी बारी है। कमेंट में बताओ कि ज्यादा पैसा जरूरी है या सुकून से भरी कम पैसे वाली जिंदगी। वीडियो को लाइक करके जल्दी बताओ, और सब्सक्राइब तो आप लोग कर ही दोगे। आप लोगों के लिए मेरा प्यार इतना कम नहीं है कि आप बिना सब्सक्राइब किए चले जाओ।